कार्यक्रम के तहत अभी भाजपा कार्यालय में है, जहां हमारे साथ मौजूद हैं विधायक श्रीमान। इसी संदर्भ में धन्यवाद। फ्रेंड्स क्लब द्वारा जो जनता की अदालत कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, उसके लिए प्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक अच्छा कार्यक्रम की शुरुआत आपने इस बरघाट नगर में प्रारंभ की है, जिससे हर प्रत्याशियों के बारे में आप सीधी जानकारी लेने का और जनता को देने का जो प्रयास कर लिए हैं, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। धन्यवाद सर। आप आ रहे हैं 20 तारीख को 7 बजे का। हमारा कार्यक्रम 7 से 12 चल रहा है, तो आप सारा मेरी कोशिश होगी कि आपके उस कार्यक्रम में निश्चित रूप से उपस्थित रहूं। सर 13 साल जो आपके विधानसभा में रहे हैं, तो इसमें आपने एक बरघाट के लिए, आप प्रॉपर बरघाट का पूछ रहे हैं या पूरी बरघाट विधान है? और बरघाट पूरा विधानसभा क्षेत्र आपका घूमा हुआ नहीं है। कार्यकाल है, उस समय आपकी उम्र बहुत कम रही होगी और इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में आपको जानकारी बहुत कम होगी। एक समय वो था कि जब मैं पहली बार विधायक बना तो उस पूरे क्षेत्र के लगभग 70% ऐसे गांव थे जहां आप बरसात के 6 महीने बिल्कुल चल नहीं सकते थे। आवागमन के साधन इतने कमज़ोर थे कि कोई बरसात में बीमार हो जाए तो उसको गाँव से ले जाना मुश्किल होता था। डॉक्टर को किसी गाँव में जाना हो तो वहाँ जाना उसका मुश्किल होता था। और इस दृष्टि से मैंने विधायक बनने के बाद सबसे पहले यदि मैंने जो प्राथमिकता दी, वो आवागमन की दृष्टि से पूरे गांव को बरघाट से सीधा जोड़ने का प्रयास किया। और उसका परिणाम आज आप देखते हैं कि अनेक गांव से होकर के आपके वाहन चल रहे हैं। जहां एक समय में साइकिलें नहीं चल पाती थी बरसात के 6 महीने, आज वहां बरसात के 6 महीने में अनेक गाँव में आपकी कारें चल रही हैं। तो ये प्रथम तो हमने पूरे बरघाट विधानसभा क्षेत्र का, आज की तारीख में ऐसा कोई गाँव बाकी नहीं होगा जहाँ पर हमारा 4 व्हीलर वाहन ना जा सकता हो। सर अभी केंद्र सरकार की योजना थी, उसके तहत बनी है तो सड़कें? जी नहीं, ये केंद्र सरकार की योजना में तो अभी प्रारंभ हुआ है, पर ये जो था जब हम 90 में पहली बार सरकार में आए, उस समय पर केंद्र सरकार से ही पैसा आता था। केंद्र सरकार का पैसा पहले भी आए और उस पैसे से हम जो एक विकास की गति जो हम देते थे, उस विकास की गति को देने वाले हम अकेले व्यक्ति होते थे। पूरा पैसा जिला योजना से आता था। जनपद में बैठ करके जिला योजना का पैसा पूरा बांट करके एक एक गांव के बारे में चिंता करते थे और उसके कारण से ऐसा कोई गांव बाकी नहीं था जिसमें हमने उसमें सड़कें बनाने का काम प्रारंभ नहीं किया। विधायक निधि तो बहुत बाद में 96 से प्रारंभ हुई, पर 96 के पहले तक ये योजना मंडल का जो पैसा आता था उसको योजना के रूप में हमने पूरे ग्रामीण क्षेत्रों तक उसका विस्तार किया। 96 के बाद ही आपका 94 से ही आपका जनपद पंचायतें प्रारंभ हुई। उसके बाद में सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ, सारे अधिकार जनपद पंचायतों के पास चले गए। उन सब के बावजूद भी जब उस विधायक निधि से भी अनेक गांव में हमने पुल, पुलिया, सड़क और जितने स्कूल आज आपको बनते दिखते हैं उसमें सारा अंशदान दे करके सारे पढ़ने के लिए आज सारे भवनों की व्यवस्था की है। बिजली का यदि बिजली के मामले में पहले हमने काफ़ी विस्तार किया, पर लगभग 5-6 साल से बिजली का सारा काम रुक गया क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार के पास बिजली की कोई व्यवस्थाएं देने के लिए बची नहीं। 96 से किसी एक किसान को एक नया कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन नहीं मिला और आज जो कनेक्शन मिलते हैं वो टेम्परेरी कनेक्शन होते हैं जिसका भारी भरकम चार्ज लगता है। परंतु जो राज्य सरकार के माध्यम से या विधायक निधि के माध्यम से या केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से जितने विकास के काम कराए जा सके उनको नियोजित ढंग से करने का प्रयास हमने किया। उसका परिणाम है कि आज आपको गांव-गांव में ये पुलियां हैं, सड़क हैं, स्कूल हैं, शाला भवन है, पंचायत भवन है। आपको मैं कह सकता हूँ कि 90% काम हमने इन 13 वर्षों के अंदर में पूरा किया है। सर ये किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना है केंद्र सरकार की, मेरा जहाँ तक मानना है कि अधिकतर ग्रामीण किसान ये नहीं जान पा रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि ऐसी कोई योजना केंद्र सरकार की चालू नहीं है। इसमें आप क्या कह सकते हैं? देखिए, केंद्र सरकार ने दिल्ली में बैठने पर जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार है, या यूँ कहें कि हम भारतीय जनता पार्टी की, हमारी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार है, इस सरकार ने किसानों की उस परिस्थिति को कि जहाँ पर यहाँ कोऑपरेटिव सेक्टर ये मूवमेंट चलाता था सारे
आपके किसानों को मदद करने का, आर्थिक मदद करने का। पर इसमें जितने घपले, जितनी गड़बड़ियाँ हुई, उसको देख करके केंद्र सरकार ने ये व्यवस्था बनाई कि क्यों ना हम ऐसा, जिस तरह से साहूकारों के लिए या बैंकर्स से जो कर्ज लेते हैं उनके लिए क्रेडिट कार्ड बन जाता है और वो पैसा लेते हैं, पटाते जाते हैं, उस तरह की जो व्यवस्था बनी, ऐसी ही व्यवस्था किसानों के लिए एक बार बना दी जाए। एक बार उनकी पासबुक बन जाए, वो पैसा निकालते रहें, जमा करते रहे, ऐसी सहूलियत की सुविधा बनाई। परंतु मध्य प्रदेश की सरकार ने उसमें कोई बहुत ज़्यादा रुचि नहीं ली। एक बार का वाकया कि जब मैंने डिप्टी सीएम, जो हमारे अपेक्स बैंक के अध्यक्ष भी हैं, कोऑपरेटिव बैंक के, उनसे मैंने कहा कि साहब आप किसानों के बारे में क्रेडिट कार्ड जो केंद्र सरकार ने लागू किया उसको क्यों नहीं करते। तो उन्होंने कहा साहब हम क्रेडिट कार्ड लागू कर देंगे, किसान कर्ज लेगा और पटाएगा नहीं। तो बोले जब पिछला पैसा नहीं पटाया तो अभी आगे क्या पटाएगा, इसलिए इसको हम क्रेडिट कार्ड को लागू नहीं कर रहे हैं। हमने कहा आप गलत सोच रहे हैं। जिस मूल भावना के साथ, सहकारिता की उस मूल भावना के साथ कि किसान व्यापारियों से ना लूटे, और इसलिए कोऑपरेटिव सेक्टर की स्थापना हुई। पर आज कोऑपरेटिव सेक्टर ही आपका क्रेडिट कार्ड बना के नहीं दे रहा है, तो आप मजबूर कर रहे हैं किसानों को फिर से साहूकारों के पास जाने के लिए। और तब उन्होंने कहा कि नहीं आप ठीक कह रहे हैं, और आपने देखा होगा कि पिछले साल से कुछ क्रेडिट कार्ड बनना जारी हुआ। वस्तु स्थिति यह है कि जितने जनप्रतिनिधि कोऑपरेटिव सेक्टर के हैं या राज्य सरकार, इनको चाहिए कि जनता की मदद करना चाहिए कि आपके क्रेडिट कार्ड कैसे बनेंगे। अकेले क्रेडिट कार्ड का ही मामला नहीं है, फसल बीमा का भी मामला जो 3 साल से लागू है, उसको भी मध्य प्रदेश की सरकार ने लागू नहीं किया। आज पिछले साल कुछ लोगों ने बीमा कराया, उनका अभी तक कहीं बीमा का पैसे का आता पता नहीं है। किसान परेशान है, अकाल के 3 साल इनके बीत गए, परंतु इनको आपका फसल बीमा का कोई लाभ नहीं मिला। इसी तरह से अभी केंद्र सरकार ने एक नई योजना फिर लागू की कि 9% हम किसानों के ब्याज के लिए 9% की व्यवस्था पैदा है। तो केंद्र सरकार के जितने हमारे बैंक चलते हैं उन्होंने तो 9% पे आ गए, पर मध्य प्रदेश की सरकार की जो 2 बैंक चलती हैं, ग्रामीण भूमि विकास बैंक और दूसरा हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर की बैंक, ये दोनों बैंकों में अभी भी ब्याज दर 9% नहीं की गई है। इसमें आज भी 13% का लोन चल रहा है, वो भी हमारे विधानसभा में हम लोगों का विरोध करने के बाद, अन्यथा 16% ही इसमें जारी था। तो केंद्र सरकार की अनेक योजनाओं को ये सरकार रोकती है। आप देखिए कि पिछले समय पर भी हमने भारी मात्रा में गाँव में तालाब बनवा के दिए, और ये तालाब बनाने की योजना भी काम के बदले अनाज, गाँव के लोगों को सिंचाई की सुविधा काम के बदले अनाज लागू करके प्रारंभ की, ताकि गांव-गांव किसानों के लिए सिंचाई के साधन बने, जल ग्रहण का साधन बने, किसान और मजदूर को गांव में ही काम मिल जाए, पलायन करने की स्थिति न बने। तो आप देख रहे हैं कि पिछले साल से भारी मात्रा में गांव-गांव तालाब बनाए जा रहे हैं। विधायक महोदय का ये कहना है कि जो केंद्र सरकार द्वारा योजना निकाली गई है उसे एमपी गवर्नमेंट लागू होने से कतरा रही है। उनसे घटिया मानसिकता के साथ बात नहीं कहना चाहिए। मंत्री होता है, पूरे प्रदेश का मंत्री होता है, और इसलिए जैसे एक पिता अपने सारे पुत्रों के ऊपर बराबर नजर रखता है, ऐसी मंत्री का कर्तव्य होता है कि सारे क्षेत्र में, सारे प्रदेश में सबको बराबरी के साथ व्यवहार करे और उनका हक उनको, जायज हक उनको दिलाए। परंतु ये व्यवस्था राजनीतिक चश्मे के साथ देखी जाती है, और वो भूल जाते हैं कि आखिर इस क्षेत्र में भी 30,000 कांग्रेस के मतदाता हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में मत दिया है। ये उनके मतों का एक तरह से अपमान है, और इस मतों के अपमान का जनता को बदला लेना चाहिए कि जो मंत्री या जिस सरकार के लोग बैठ कर के इस बात कहते हैं कि आपने हमारा विधायक नहीं बनाया इसलिए हम आपको सुविधा नहीं देंगे, ये प्रजातंत्र का एक मजाक है। और प्रजातंत्र के साथ में जिस तरह की बात नहीं की जानी चाहिए। प्रजातंत्र में हर एक व्यक्ति को मत देने का अधिकार है। जनता ने मत दिया, उस मत का आदर करना चाहिए। सरकार में ना रहने वाले पॉइंट में इन्होंने कहा कि हरवंश सिंह द्वारा जो कहा गया हमारा विधायक रहता तो हम विकास करवाते, यह गलत है। हाल ही में आपको आरोप लगा कि महेश गौतम का अपहरण जो हुआ, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, महेश गौतम का कोई मुझे अपहरण करने की ना कोई आवश्यकता है, ना मुझे उसकी कोई ज़रूरत है, ना मुझे उसका कोई लाभ है। मैं यदि मेरे ही परिवार के 3 लोग जो अलग अलग नामांकन जिन्होंने दाखिल किए, मैंने यदि उन्हें नहीं रोका तो महेश गौतम को रोकने से मुझे क्या लाभ मिलने वाला है, और मैं उसे क्यों रोकूंगा, और उसका अपहरण करने से मुझे क्या लाभ मिलने वाला है? आपके द्वारा फोन किए गए उनके, ये जो उनका आरोप लगाया गया, ये क्या है? नहीं, मुझको जो इन्होंने मेरे घर पे फ़ोन किए थे वो मुझसे बात कराना चाहते थे कि ये व्यक्ति फार्म उठाने के लिए इस व्यक्ति से चर्चा कराई जाए, जो जैसी कि मेरी जानकारी में है कि मुझसे कहा कि महेश गौतम से बात कर लें आप। मैंने कहा मेरे कोई चर्चा नहीं करनी है। मेरे पास जो फ़ोन था वो इस तरह का था, क्योंकि बाद में फिर शाम को जो जानकारी हमें आई वो जानकारी ये थी कि शिवसेना का प्रमुख उन लोगों के साथ में थे। वो ये चाहते थे कि शिवसेना और भाजपा लोग एक के हैं, इसलिए इस व्यक्ति को फार्म नहीं भरना चाहिए। वो व्यक्ति फार्म भरने के साथ उन लोगों के साथ गया था और वो बात करना चाहते थे। मुझे ये भी जानकारी दी गई
कि वो व्यक्ति स्वयं फार्म भरना नहीं चाहता था, उससे ज़बरदस्ती फार्म भराया गया। इसलिए जिले का शिवसेना का प्रमुख और भाजपा के जो वहाँ के कार्यकर्ता थे वो आपस में इस बात को चर्चा करना चाहते थे कि व्यक्ति फार्म उठा ले। महेश गौतम का इसके पहले भी मेरे घर में 4 बार खुद का फ़ोन आया था। महेश गौतम से आप चाहें तो खुद पूछ रहे हैं, वो खुद हम मुझसे कहता था कि मैं फार्म भरना नहीं चाहता, पर जिस तरह की उन्हें अपेक्षा मुझसे व्यक्त की थी वो आपको इस सारे लोगों के सामने कहना उचित नहीं होगा कि मैं किसी प्रत्याशी के बारे में कोई गलत बात कहना चाहता हूँ। मुझसे खुद महेश गौतम ने 3-4 बार बात की थी और वो चर्चा भी करना चाहते थे कि हम फार्म नहीं भरना चाहते, पर उनका जो आशय था वो कुछ और था। और वही बात वो व्यक्ति मेरे यहाँ करना चाहते तो मैंने साफ मना कर दिया कि मुझे आपसे कोई चर्चा नहीं कर। मुझे नहीं मालूम कि कोई अपहरण वाली बात है, मुझे तब पता लगा जब पुलिस मेरे घर पर आई। इस महज शिवसेना प्रत्याशी के अपहरण में विधायक महोदय का ये कहना है कि उनका फ़ोन नहीं गया था, उनसे फ़ोन आया था। आगे जो किसानों की एक मांग है, हमने अभी इंटरव्यू लिया तो किसानों की मांग आ रही है कि सिंचाई व्यवस्था टू भीमगढ़ बांध जो है, कानीवाड़ा के जो जाता पानी बरघाट में भी आए, इसमें आपकी क्या राय, क्या ये पॉसिबल है? देखिए, भीमगढ़ बांध इसका जो सर्वे है, भीमगढ़ बांध से हम काफ़ी ऊंचाई पर हैं। भीमगढ़ बांध जो है वो 415 मीटर की ऊंचाई पे आता है जो हमारा समुद्र तल से, और हम जो बरघाट के लोग बसे हैं वो हम 460 की स्थिति में, लगभग 35 मीटर की हाइट फिर भी हर हालत में हमारे पास आती है। यदि भीमगढ़ बांध का पानी आ सकता होता तो आप बताइए कि केवलारी विधानसभा के चुटका गांव में पानी नहीं आता, वहाँ लिफ्ट करके पानी दिया जाता है। उस समय का जो सर्वे था वो लिफ्ट करके पानी देना, अरी बोरी चीजबंद इस तरह के तालाबों को यदि भरना है तो लिफ्ट करके पानी देना, 3 जगह लिफ्ट की योजना थी। तो जो सर्वे जिसके बारे में लोग कहते हैं कि लिफ्ट के माध्यम से पानी दिया जा सकता है, पर आज आप देख रहे हैं कि बिजली की समस्या और बढ़ी हुई दर, इन सब कारणों से कोई लिफ्ट करके पानी नहीं दिया जा सकता। और इसलिए एक मंडी काचना जो हमारे मानेगांव के पास बनेगा, जिसमें हमने लगभग 16 कृति इसमें कराई है, क्योंकि मैं स्वयं जल संसाधन कमेटी का सदस्य हूँ और जानबूझ करके मैं इस कमेटी का सदस्य बना, इसलिए कि मैं अपने क्षेत्र के लोगों को इसी सरकार में रहते हुए अपनी जनता की मांगों को पूरा कर सकूं। तो मेरे इस प्रयास से एक मंडी काचना तालाब स्वीकृत हुआ है। दूसरा, हमने सर्वे प्रारंभ बावली जलाशय जो जनता पार्टी की सरकार में स्वीकृत हुआ था उसका सर्वे स्वीकृत हुआ है। इसी तरह से जाम रान तालाब जो दोंदीवाड़ा के पास है उसका भी सर्वे स्वीकृत हुआ है। इसी तरह से हमारा पंडिया छपारा क्षेत्र का भी सर्वे स्वीकृत हुआ है। तो ऐसे अनेक सर्वे कार्य हमने स्वीकृत कराए हैं ताकि सर्वे करा करके राज्य शासन के समक्ष प्रस्तुत करें। आज की तारीख में मध्य प्रदेश सरकार के पास एक भी सर्वे प्रस्तुत नहीं है। जो जनता सरकार के समय के जो 77 के सर्वे थे वही हैं, पर इन सबको बनाने में कहीं ना कहीं डोकरली बांध भी हमारा एक स्वीकृत हुआ है और डोकरली पे भी लगभग हमारा 1.5 करोड़ स्वीकृत हुआ है। अब ये सारी स्वीकृतियाँ, मैं इस कमेटी का सदस्य रहा, 3 साल से लगातार प्रयास किया और उसका परिणाम है कि डोकरली और मंडी काचना स्वीकृत हो गया है। चांगो नाला को भी स्वीकृत किया है, परंतु चांगो नाला में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी क्योंकि वो रिजर्व फॉरेस्ट है और हमारे वन मंत्री जी खुद उसके मंत्री हैं। और हमने तो उस बात को कही थी कि आप इसकी अनुमति दिला दें, सिर्फ बोर्ड लगा देने से इसका काम नहीं हो जाएगा, क्योंकि सन 80 में जब जनता सरकार गिरी और केंद्र में दिल्ली में इंदिरा गांधी जी की सरकार बनी तो सबसे पहले उन्होंने एक ही काम किया कि वन संरक्षण अधिनियम लागू किया, जिसके अंतर्गत जंगल के अंदर में किसी तरह के कोई कार्य नहीं कराए जा सकते, कोई निर्माण नहीं कराए जा सकते। और उसका परिणाम है कि आज तक इन 23 सालों में जंगलों के अंदर में निर्माण कार्य किसी भी तरह के नहीं हो पाए, एक तालाब नहीं बन पाया है, यहाँ तक कि हमारे सुआ टकटुआ गांव में बिजली तक नहीं जा सकी है। खंबे खड़े हैं, तार नहीं खींच पा रहे हैं। ये उस वन संरक्षण अधिनियम को हम हटाना चाहते हैं। हमारे पिछले मैनिफेस्टो में भी था, पर हमारे पास इतना बहुमत नहीं कि उस वन संरक्षण अधिनियम को हम हटा सकें। इसलिए अभी भी कुछ जगह पर जंगल को लेकर के दिक्कतें आ सकती हैं। हम चाहते हैं कि हमारा पूर्ण बहुमत प्राप्त हो और हम इस कानून को बदलें ताकि हम इसकी स्वीकृति दिला करके अनेक सिंचाई की योजनाओं को हम बना सकें। अभी भी दिल्ली सरकार ने कुछ इस योजनाओं को गति देने के लिए कुछ व्यवस्थाएं करी हैं, कुछ पहले से ज़्यादा भूमि को अनुमति देने का प्रयास किया है और उसके अंतर्गत बहुत से तालाब बन पा रहे हैं। किसान भाइयों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबर है कि मंडी और काचना में एक तालाब जिसके लिए 16 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। एक सवाल और है, धारणा और आष्टा को धान बिक्री का केंद्र बनाने की मांगे हैं, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? और अब आप समझ सकते हैं कि यदि ये 2 केंद्र ऐसे हैं और ये धान के ही बाहुल्य के हैं और इनको यदि धान खरीदी का केंद्र नहीं बनाया गया तो नहीं बनाने के पीछे क्या कोई राजनीतिक कारण है? क्या हमारे इन दोनों सोसाइटी में भारतीय जनता पार्टी के
समर्थक प्रत्याशी विजयी हुई हैं और अध्यक्ष पद पर आसीन है, तो शायद जानबूझ करके शासन ने इन दोनों को खरीदी केंद्र नहीं बनाया। हमने इसमें कलेक्टर को लिखा है कि दोनों केंद्र बनाए जाएं, जैसे पिछले साल सारे केंद्र थे वैसे सारे केंद्रों के बनाए जा करके खरीदी प्रारंभ की जाए। आपको एक बात विशेष तौर पे कहना चाहूँगा, पिछले साल भी और इसके पहले के साल भी राज्य सरकार ने किसी भी मंडी प्रांगण में धान की खरीदी प्रारंभ नहीं की। एकमात्र बरघाट विधानसभा ऐसा क्षेत्र है पूरे प्रदेश में जिसमें मंडी में धान की खरीदी प्रारंभ हुई है। राज्य सरकार ने मंडी बनाई खरीदी के लिए, परंतु धान की खरीदी ये सोसाइटी पर करते है। अब सोसाइटी पे करने का क्या कारण है? कारण यह है कि सोसाइटी में अधिकांशतः हमारे कांग्रेस के मित्रों का कब्जा है और मंडी पे अधिकांशतः भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कब्जा है, और इस कारण से ये कहीं ना कहीं राजनीतिक चश्मे से सारी बात को सरकार देखती है और किसानों के हित में जो बड़ी बड़ी बात करती है। ये इसी बात से आपको स्पष्ट जानकारी हो जाएगी कि मंडी और सोसाइटी में खरीदी अलग अलग जगह कराने के इनके क्या कारण, जबकि मंडी प्रांगण बनाया ही गया है किसानों के लिए, जहाँ सारे प्लेटफार्म हैं, सुविधाएं हैं, शेड हैं, वहाँ ना खरीदी करके धूल भरे स्थान पे की कंकड़ भरे स्थान पे धान की खरीदी करने का क्या उचित है? बेर तालाब हमारा बनाया गया है सर, उसमें नगर अध्यक्ष महोदय का भी आरोप लगा है कि चुपके से 10 लाख रुपए लगा के उसमें बेर तालाब बना दिया गया, तो इसमें क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, उस ऐसा चुपके का मामला नहीं था, चूंकि विधानसभा चुनाव घोषित हो गए थे, हमें लग रहा था कि आचार संहिता आज नहीं कल अचानक लग जाएगी। आचार संहिता लग जाएगी तो हम लोग अपने पैसों का उपयोग नहीं कर पाएंगे, चाहे वो विधायक निधि हो चाहे सांसद निधि हो। और अचानक मई का महीना था, हमें लगा कि 6 महीने पूर्व आचार संहिता लगती है, कहीं अचानक 1-2 दिन के अंदर आचार संहिता लगा दी गई तो जो हमारा पैसा है, जो सरकार ने हमें मई माह में पैसा उपलब्ध कराया, और वो यदि हमने पैसा यदि डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो हमारा पैसा टोटल लैप्स हो जाएगा। इसलिए आनंद फानन में हमने ये सारे तालाबों, जो जिन तालाबों को हम दे सकते थे, अनेक दिनों से मांग थी कि यहाँ के बरघाट के भी तालाबों को मरम्मत कराई जाए, और उसी कारण से सांसद महोदय ने 2-3 बड़े तालाब उन्होंने भी सैंक्शन किए, हमने भी स्वीकृत किए, ताकि हम उस पैसे का जल्दी उपयोग कर सकें और गर्मी में मजदूरों को काम मिल सके। जो उसमें कार्य हुआ उसके बारे में आप क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, हाँ देखिए, फूटा नहीं है, अब आपने भी जाके देखा होगा, तालाब फूटा नहीं है, चूँकि बरसात के समय में उसका कार्य हुआ, नई मिट्टी थी और उसके ऊपर आपने देखा होगा पिलर तो सारे बनाए गए थे और नई मिट्टी है वो बैठती है। अब और अचानक इस साल आपने देखा होगा कि बारिश भी ज़्यादा दिन आई और जल्दी बारिश आई और कार्य पूरा नहीं हुआ था। अब कार्य पूरा नहीं हुआ, यदि मिट्टी बैठ गई, अब हम उसको कहें कि गड़बड़ है, अब यदि उसको कहें कि विधायक ने सांसद जी ने कार्य गड़बड़ कराया, इस तरह की बातें नहीं, काम चलते रहते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं जब 90 में पहली बार विधायक बना था, ये पौंडी जलाशय ये कांग्रेस के कार्यकाल का था, पहली बार इसमें 90 में टूट गया और हम ही ने फिर विधानसभा में सारे मामले उठाए थे, तो टूट गया और पूरा बांध बह गया। आज भी वो बांध ठीक ठिकाने पर नहीं है, अनेक बार पैसा दिया गया। तो ऐसा नहीं होता है कि अचानक कई बार ज़्यादा बारिश हुई, अचानक बारिश हुई, उसके कारण से होते हैं, तो उसमें कोई धांधली हुई है या हुई ऐसा मामला नहीं है। काम चलते रहता है, काम पूरा हो, जब तक काम पूरा ना हो जाए तब तक उसके बारे में हम कोई टिप्पणी करें, उचित नहीं है। बरघाट में जो, जैसा कि हम जानते हैं आप 3 बार से चुनाव जीत से आ रहे हैं, तो इसमें लोगों का ये कहना जातिवाद का है। बरघाट क्षेत्र से उतना रुझान है नहीं बीजेपी को, बरघाट प्रॉपर से, तो बरघाट विधानसभा क्षेत्र में जो जातिवाद का मामला है, ये क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, आप फिर से बताएं कि बरघाट, यानी आप जीतते आ रहे हैं तो लोगों का ये मानना है कि जाति का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, यहाँ पर पवार बाहुल्य क्षेत्र है, तो इससे आप क्या कहना चाहते हैं कि अब बीजेपी बरघाट क्षेत्र में पवार बाहुल्य के कारण जीतते आ रही है कि कुछ विकास कार्य के कारण भी जीतते आ रही है? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि मेरे विकास कार्यों के कारण से मुझे ये अवसर बार बार प्राप्त हो रहा है। इस क्षेत्र में पवार बाहुल्यता से हैं, इस बात से स्वीकार करने में कहीं कोई बात नहीं है। इसके पहले भी आप ये बताइए कि मैं 3 बार से जीत रहा हूँ, तो तभी से आपको सारी बातें ध्यान में आ रही, पर इसके से महेश मिश्रा जी रहे हैं, प्रभा भार्गव जी रहे हैं, 2 बार हमारे भार्गव जी रहे हैं, तो पवार बाहुल क्षेत्र होने के बाद यहाँ पर जागेश्वरनाथ जी बिसेन और मुझे यदि छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस से भारतलाल जी बिसेन भी चुनाव जीते हैं और महेश मिश्रा जी भी रहे, भार्गव जी रहे, प्रभा भार्गव जी रहे, तो ये किस आधार पे चुनाव जीतते थे? क्या पवार के कारण जीतते थे? कहीं ना कहीं मतों का जो मामला था, हाँ मैं आज कह सकता हूं कि आज जिस तरह का हमने काम किया है, मुझे पहली बार 90 में मौका मिला और लगातार मेरे उस काम करने का परिणाम है कि आज पवार समाज तो वोट करता है, पर आज पवार समाज भी दूसरे कांग्रेस को भी भारी मात्रा में वोट करता है। हमको इसका लाभ मिल रहा है कि हमने आदिवासी समाज को भी जोड़ा, हमने अनुसूचित जाति समाज को भी जोड़ा, हमने मरार समाज को भी जोड़ा,
सबको, सभी जो जितनी समाज रहती है सबको विकास कार्यों की दृष्टि से जोड़ जोड़ करके हम लगातार 3 चुनाव से जीत रहे हैं। अकेले इसमें सिर्फ पवार समाज का ही हाथ नहीं है, अन्य समाज भी भारी मात्रा में हमको सहयोग कर रहा है। अंत आप देखिए, पिछले बार हमारे विरुद्ध महानंद जी रांगडाले हमारे पवार समाज के खड़े थे कांग्रेस से, भोयाराम जी जो हमारे मरार समाज के थे, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज़्यादा समर्थक मरार समाज हमारा था, मुझे हराने के लिए उनको निर्दलीय रूप में चुनाव में प्रत्याशी बनाया गया। पर उन सबके बावजूद भी जनता ने मुझे विजयी बनाया, तो तब जातिवाद कहाँ दिखा? दूसरा व्यक्ति भी कांग्रेस का कहीं ना कहीं हमारे पवार समाज का था। तो इसलिए जातिवाद के कारण से चुनाव नहीं जीता जाता, चुनाव तो विकास के कारण से जीता जाता। और आज भी आप माहौल देखिए कि आज भी आपको अनेक समाज आज आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते दिख रहा है। कल तक जो मुस्लिम समाज भी, जो जिसको हमारे बारे में जो जिस तरह की गलत फहमियाँ पैदा की जाती हैं वो कहीं नहीं आता, आज वो भी खुल के हमारे साथ में खड़ा, भले कम मात्रा में खड़ा हो, कम संख्या में खड़ा हो, पर सब कहीं ना कहीं है। क्या कारण है कि एक समय आदिवासी समाज सारा कांग्रेस के साथ था, आज नहीं है? क्या कारण है एक समय सारा अनुसूचित जाति का समाज कांग्रेस के साथ था, आज नहीं है? क्या कारण था एक उस समय की मरार समाज कांग्रेस से था, आज नहीं है? तो कहीं ना कहीं इस इतने वर्षों में काम के आधार पर हमने जोड़ा है, जनता का विश्वास अर्जित किया है, इस कारण से चुनाव में हमारी विजय हो रही है। बरघाट में वैसे द्विपक्षीय चुनाव होते हैं कांग्रेस और भाजपा में, तो आप कांग्रेस प्रत्याशी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, कोई हमारे दुश्मन नहीं है, प्रत्याशी है। हमको एक खिलाड़ी भावना से हम लोग चुनाव लड़ते हैं, और कोई भी प्रत्याशी कोई हमारा विरोधी हो सकता है, दुश्मन नहीं हो सकता है। इसलिए वो अपना काम कर रहे हैं, अपने मैनिफेस्टो के साथ चल रहे हैं, हम अपने मैनिफेस्टो के साथ चल रहे हैं, मतलब घोषणा पत्र के साथ। भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र के साथ अपने प्रत्याशी उतारती है, कांग्रेस अपने घोषणा पत्र के साथ अपने प्रत्याशी उतारती है, और अपने अपने घोषणा पत्र के आधार पर हम जनता के बीच में जाकर के अपनी बात कहते हैं, और उन्हीं के आधार पर मत प्राप्त करके सरकार, एक लोकप्रिय सरकार बना करके जनता को देने का, उनको लाभ देने का काम करते हैं। इसलिए हम पार्टी की दृष्टि से किसी प्रत्याशी के सम्मान में हम कोई गलत बात कहना नहीं चाहेंगे। प्रत्याशी वो भी है हमारे, आफ्टर ऑल वो भी हमारे सहयोगी हैं। हाँ, लिए विधायक महोदय ने यह बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा जो नीतियां हैं उसे मध्य प्रदेश सरकार लागू करने में दिक्कतें पैदा करती है। हमें बहुत दिक्कत हुई केंद्र सरकार में ना रहकर। उन्होंने बताया कि काचना मंडी में तालाब के लिए 16 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं, 1.5 करोड़ एक और तालाब के लिए। तो धन्यवाद कहता हूं और आपके शुभकामनाएं देता हूं कि आप इस बार भी चुनाव जीत के आए और मंत्री बने और बरघाट का विकास करें। ईश्वर आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करने में मुझे इतना संबल प्रदान करे, इतनी सहायता प्रदान करे, आप सबका सहयोग अच्छा मिले और पुनः विजयी होकर के मैं आपकी उन अपेक्षाओं को पूरा कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, फ्रेंड्स क्लब बरघाट द्वारा विधायक महोदय का इंटरव्यू लिया गया जो आपने देखे। मैं कैमरामैन MS कुरैशी के साथ रुपेश जैन, फ्रेंड्स क्लब बरघाट।